हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगेन मैं रेजिस्टेंस की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे से मैं आपको आसान भाषा में कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किस पर यानी किस मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसका ग्राफ क्या होता है, बेसिक डिटेल में आपको इस वीडियो पर प्रतिरोध से रिलेटेड बताने वाला हूँ कि प्रतिरोध को मेज़र कैसे करते हैं, कैसे क्या इसका प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अगर आपने ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जितने भी ITI डिप्लोमा वाले फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर से ज़रूर ये चैनल को शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों रेजिस्टेंस मैं इस डायग्राम के बिहाफ पर आपको समझाने वाला हूँ इस माध्यम से। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, वोल्ट। यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस मेंशन किया गया है। दोस्तों वोल्टेज जो होता है वो हमेशा क्या करता है, जो हमारा करंट है उसको क्या करता है, पुश करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किक मार रहा है जो कि वोल्ट है, यानी वोल्टेज जो है वो करंट को यानी आगे भेज रहा है, यानी प्रेशर कर रहा है कि आगे तुम जाओ। लेकिन यहाँ पे एक मैन बैठा हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि इस करंट को क्या कर रहा है, बीच से पकड़ के रखा है, यानी आगे नहीं जाने दे रहा है। तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो आप हमेशा जो भी डेफिनेशन लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि जब भी हमारा करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर में जो बाधा उत्पन्न करता है वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो अपोज करे, यानी इलेक्ट्रॉन को अपोज करे, वो हमारा होता है रेजिस्टेंस। दोस्तों हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को आगे नहीं जाने देता। सपोज दैट हमारे पास ये एक वायर है और वायर में हम क्या करते हैं, एक हम क्या है, लैंप लगा देते हैं। लैंप में जब भी हम यहाँ पे सप्लाई देंगे, फेज दे रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एक रेजिस्टेंस अगर लगा दें लैंप के पहले, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो कि करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा था, तो करंट यहीं तक फ्लो होगा बट आगे नहीं जाएगा। तो ये होता है काम हमारा रेजिस्टेंस का। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो। मैं आपको बेसिक जानकारी और देता हूँ, आपको इसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। दोस्तों आपके समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम है। दोस्तों ये हमारा क्या है, हाइट में कौन है, हमारा वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, और ये जो हमारा करंट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एम्पियर है। तो करंट क्या है, थोड़ा नीचे, यानी आप इस डायरेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा वोल्टेज है, यहाँ पे हमारा करंट है। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, देख रहे हैं कि पुश कर रहा है किसको, करंट को पुश कर रहा है। अब करंट को पुश कौन कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे करंट को पकड़ किसने रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट को कौन पकड़ के रखा है, हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे करंट को इसने, वोल्टेज ने एक प्रेशर किया, इसने बोला कि करेंटली आई एम नॉट ट्रेवलिंग वेरी फास्ट। यानी इसने क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं बहुत जल्दी आगे नहीं जा पा रहा हूँ, यानी ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है बीच में इसको पकड़ के रखा है। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, आगे नहीं जाने दे रहा है। ओ माई ही इज़ वेरी हैवी। तो ये बोल भी रहा है ऑल्सो कि ये बहुत ही भारी है, फिर भी इसने पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ के रखा है, क्योंकि इसका कंडक्टर भी ऐसा है, और इसका काम होता है जो रेजिस्टेंस का, वो हमेशा यही काम होता है कि हमारा जो करंट है, जो कि वोल्टेज इसको पुश कर रहा है, तो करंट को आगे नहीं जाने देता। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हम मेजर किस में करते हैं और इसका प्रतीक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, वो सारी डिटेल हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जिस प्रतिरोध, प्रतिरोध को हमेशा किससे हम डिनोट करते हैं, आर से। मतलब इसका आर अगर हम लिख देंगे तो इसका समझ जाते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस ही है, यानी रेजिस्टेंस का जो प्रतीक होता है वो हमेशा आर होता है, सभी को पता है। और इसका जो यूनिट होती है, यूनिट की बात कर लें, इसका यानी मात्रक क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, ओम होता है। यानी हमेशा मात्रक क्या होगा, ओम होगा। और ओम को जो सिंबल होता है ये होता है। तो ये जिन लोगों ने भी ITI डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल से भी ऑल्सो, तो उनको सभी को इसके बारे में, ओम के बारे में सारा डिस्कस कंप्लीट आपको मिला होगा, कॉलेज से आपको समझाया गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हम मेज़र कैसे करते हैं। तो रेजिस्टेंस को दोस्तों हम हमेशा ओम मीटर, यानी इसका एक मीटर आता है जो कि ओम मीटर होता है या मल्टीमीटर होता है। वैसे तो अगर क्वेश्चन किया जाता है, जैसे इंटरव्यू में भी किया जाता है कि हमारा रेजिस्टेंस है उसको किससे मेज़र करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो हमेशा आंसर होगा कि ओम मीटर से हमेशा किया जाता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। एक क्वेश्चन इसमें और है कि हमेशा एक तो प्रतिरोध होता है, यानी एक तो क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और इसके अलावा भी एक क्या होता है, प्रतिरोधक।
यानी प्रतिरोधक एक ही होता है। तो प्रतिरोध के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो हमारा प्रतिरोधक है ये क्या होता है? प्रतिरोधक क्या होता है कि वह पदार्थ जो प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करे, यानी प्रतिरोध का क्या करे, गुण प्रदर्शित करे, वो हमारा क्या होता है, प्रतिरोधक। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम बात कर लें कि हमारा जो प्रतिरोध होता है वो किस मटेरियल पर डिपेंड करता है। दोस्तों हमारा जो प्रतिरोध है वो तो क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। यानी मैं इसको यहाँ पे एक सिंबल बना देता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, जो कि हमारे ये क्या, हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये क्या है, हमारा जो है लेंथ है, यानी बोल सकते हैं इसको मतलब लेंथ, यानी किसकी, हमारा जो कंडक्टर है उसकी लेंथ। यानी जब भी क्या होगा कि हमारे कंडक्टर की जो लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये आपको याद रखना है। ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन आपको क्या है, दूसरी कंडीशन होती है कि मैं वापस एक ग्राफ बनाता हूँ और ग्राफ में मैं ऐसे इसको वापस लाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमारा क्या है, एरिया हो गया, ठीक है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो आर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा चालक है, यानी हमारा जो कंडक्टर है, उसकी अगर मोटाई अगर ज़्यादा है तो हमारा क्या होता है, एक मिनट में वापस, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। यानी दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या था, आपको वापस बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट ये था कि जब भी हमारा कोई मटेरियल है, यानी बहुत ज़्यादा मोटा है, सपोज दैट, ठीक है, मटेरियल जितना, अगर हमारा जो कंडक्टर है, मटेरियल की जगह आप कंडक्टर यूज करें, कंडक्टर अगर बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसका क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है, हमेशा। और जो हमारा रेजिस्टेंस मतलब जो हमारा वायर है, वो कंडक्टर है, वो अगर जितना पतला होगा उतना ही हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये भी, और तीसरे पॉइंट पर भी डिपेंड करता है हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो तीसरे पॉइंट पर कैसे डिपेंड करती है वो भी बताता हूँ आपको मैं। दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अलग अलग मटेरियल पर अलग अलग होता है। आपको सभी को पता है। जैसे कि हम सपोज दैट एक मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आयरन है, ठीक है, आयरन है यानी लोहे की एक छड़ है, जिसमें लोहे की छड़ हमारी क्या है, 1 मीटर तो क्या है, लंबी है, और इसका जो मतलब आगे की जो मोटाई है वो हम मान लेते हैं 10 mm, ठीक है, 10 mm। तो इसका जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो सपोज दैट 2 ओम होगी, ओके, ये होगी। तो ये हमारा किसका, आयरन की छड़ थी। अब इसी की अगर वैल्यू सेम, हमारा प्रोसेस ही सेम वैल्यू ये रहे, सेम साइज, और इसका हम आयरन की जगह अगर हम कॉपर लें तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम हो जाएगी। तो ये भी डिपेंड करता है हमारे मटेरियल पर या हमारे कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं उसमें भी किया जाता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आप 3 चीज़ों का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। पहला है दोस्तों, सब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये एक तो एल होता है, ठीक है, ये वाला आर, और दूसरा जो हमारा होता है इसमें आप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a, ओके। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a। अब देखो यहाँ पे एक जो कैपिटल ए है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल ए। इसका क्या है, यहाँ पे तो देखो जो ए है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एरिया। बट ये जो स्मॉल वाला जो है इसकी मोटाई के बारे में बात की गई, यानी जो हमारा कंडक्टर है इसकी मोटाई के बारे में बात की गई। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों, आपका जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों जो हमारा रजिस्टेंस है वो भी कई टाइप के होते हैं, जैसे वेरिएबल रजिस्टेंस आता है, फिक्स्ड रजिस्टेंस आता है। इनकी डिटेल वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच और डबल पोल आयरन क्लेड स्विच के बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और आपने ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच होता है वो किस टाइप का होता है और इसको कहाँ पे यूज करते हैं और इसका काम क्या होता है, और ये स्विच कितने एम्पियर से कितने एम्पियर तक यूज करते हैं और कितने वोल्टेज से कितने
कितने वोल्टेज तक हम यूज करते हैं। तो इसमें हम ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच के बारे में बात करेंगे और डबल पोल आयरन क्लेड स्विच के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये है हमारे पास क्या है, ट्रिपल TPIC यानी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड। आई का मतलब होता है आयरन। तो दोस्तों इंटरव्यू में क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है कि जो आपका ट्रिपल पोल है यानी TPIC है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सिंपल यही क्वेश्चन किया जाएगा कि TPIC जो स्विच होता है इसकी फुल फॉर्म बताइए, या जो आपके पास जो DPIC स्विच है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको सिंपली ये बता देना है, अगर TPIC की फुल फॉर्म पूछे तो ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच बताना है आपको। दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि TPIC की फुल फॉर्म क्या होती है। अब दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इसमें जो हमारा जो TPI स्विच है ये किस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रहा हमारा TPI स्विच, और इसमें ये देख पा रहे हैं जैसे इसको हम कैसे वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं कि यह 3 फेज AC लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। इसमें प्रत्येक फेज लाइन के सीरीज में एक फ्यूज लगा होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक न्यूट्रल लिंक होता है। और दोस्तों ये जो स्विच होता है वो यानी 3 फेज लाइंस को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। यानी ये स्विच जो होता है वो 3 फेज लाइंस को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका यूज क्या है, ऑन और ऑफ करने का है, ठीक है। लेकिन किसको ऑन ऑफ करने का है, 3 फेज जो सप्लाई आ रही है उसको ऑन ऑफ करने के लिए है एक साथ। तो ये समझ में आ गया कि ये स्विच जो है 3 फेज लाइंस को एक साथ ऑन ऑफ करता है। ये स्विच जो होता है वो 30 एम्पियर से कितने एम्पियर तक बनाए जाते हैं, 400 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये वोल्टेज कितने वोल्टेज तक बनाए जाते हैं। दोस्तों ये 400 वोल्टेज से 1100 वोल्टेज तक इसको बनाए जाते हैं। तो ये वर्किंग होती है दोस्तों ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच की। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा, अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो जरूर से जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब डबल पोल स्विच की बात करेंगे कि अब क्या होता है। दोस्तों ये रहा हमारे पास डबल पोल आयरन क्लेड स्विच। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, DPIC। इसकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई, D से डबल, P से पोल और I से क्या होता है आयरन और C से होता है क्लेड। तो दोस्तों ये आपको इंटरव्यू में बताना है, तो काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन आपका जमने वाला है। अब दोस्तों इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो सिंपली आपको बोलना है इंटरव्यूअर के सामने कि ये सिंगल फेज AC अथवा DC सप्लाई लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। देखो हमने ट्रिपल पोल जो हमने यूज़ किया था तो वहाँ पे क्या है 3 फेज था, लेकिन यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, सिंगल फेज, ओनली फॉर सिंगल फेज में यूज़ होता है ये। तो ये सिंगल फेज AC अथवा DC लाइन के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक लाइन के सीरीज में क्या होता है, एक फ्यूज लगा होता है। हालांकि जो हमारा ट्रिपल पोल था उसमें भी सीरीज में फ्यूज लगा था। अब क्या होता है, इसका एक स्विच जो होता है, एक स्विच क्या होता है फेज लाइन में, और दूसरा स्विच जो होता है वो न्यूट्रल से मतलब न्यूट्रल के साथ जुड़ा होता है। तो दोस्तों क्या हो गया कि जो हमारा जो मेन स्विच है यानी ये स्विच क्या करता है कि जो फेज लाइन है, यानी ये हमारा सपोज दैट ये हमारा फेज लाइन है और न्यूट्रल है, तो ये क्या करता है फेज लाइन को और दूसरा जो होता है न्यूट्रल लाइन को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज क्या होता है कि फेज को और न्यूट्रल को एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए इस स्विच का यूज करते हैं। और ये जो स्विच होता है दोस्तों ये कितने एम्पियर तक बनाए जाते हैं ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो होते हैं वो 15 एम्पियर से 200 एम्पियर तक के ये स्विच बनाए जाते हैं। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये 250 वोल्टेज से लेकर 660 वोल्टेज तक ये डबल पोल आयरन क्लेड स्विच बनाए जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कैसी हुई और कैसे अगर थोड़ी भी बहुत हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, ITI डिप्लोमा, जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, तो ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है, तो उनको ज़रूर से शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों इस चैनल पर मैं हमेशा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टॉपिक लेके आता रहता हूँ, वो चाहे थर्मल पावर प्लांट हो या किसी भी इंडस्ट्री से जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं, सपोज दैट वहाँ पे काम कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी डिटेल इस वीडियो पे आपको मिलने वाली इस चैनल पे मिलेगी। तो जरूर से जरूर शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जिन लोगों ने भी आईटीआई डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो वो इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और जब भी आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों देर ना करें, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बात करेंगे किट कैट फ्यूज क्या होता है एंड राउंड टाइप फ्यूज होता है, वो मतलब उसका काम क्या होता है। तो दोस्तों आज हम दो टाइप के फ्यूज का वर्णन करेंगे और इसमें डिस्कशन करेंगे और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपसे क्या पूछा जाएगा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपका फ्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूं कि जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें पूछा जाता है कि फ्यूज होता क्या है और क्यों इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या है उसके बारे में पूछा जाता है, तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि फ्यूज एक सुरक्षा, अगर आप हिंदी से इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति यानी सेफ्टी डिवाइस है। तो फ्यूज एक क्या है, सेफ्टी डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थिति में सेफ्टी करती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि ओवरलोड हो गया आपका ओवरलोड और क्या है हमारा शॉर्ट सर्किट, यानी जब भी ये चीज़ आते हैं शॉर्ट सर्किट तो इससे क्या है ये फ्यूज जो है हमारा सेफ्टी मतलब प्रोवाइड कराता है, सेफ्टी प्रदान करता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है। दोस्तों जब भी हम क्या है, जैसे कि हम फ्यूज़ अगर घर में ना यूज करें, फ्यूज़ हम घरों में ना लगाएं तो क्या होगा। सपोज दैट हमारे पास एक केबल है, यानी किसी केबल अथवा तार में से उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट हमारा एक वायर है, वायर जैसे हमारा ये आर वाई और बी है, 3 वायर है, ठीक है, आर वाई बी। इसमें क्या है, सपोज दैट 10 एम्पियर की करंट जानी थी, यानी 10 एम्पियर से अधिक नहीं जानी। तो इसमें क्या है ये सही से चलेगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो एकदम सही चलेंगे। बट इसमें क्या है कई बार क्या है ओवर करंट आ जाता है या ओवरलोड हो जाता है, तो 10 एम्पियर की जगह यहाँ पे 15 एम्पियर फ्लो होने लग जाता है। तो 15 एम्पियर अगर फ्लो होगा दोस्तों तो ये जो हमारी वायर है इनका जो इंसुलेशन है वो क्या है पिघल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही इसका इंसुलेशन इन वायर का पिघलेगा तो हमारे घर में क्या है कहीं पे भी हमारे बॉडी पे टच हो सकता है और हमें शॉक लग सकता है। तो दोस्तों इसी चीज़ से बचने के लिए हम घरों में फ्यूज का प्रयोग करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से फ्यूज हमें कौन से यूज करने चाहिए घर में, कौन से नहीं करने चाहिए, तो आज दोस्तों मैं बेसिकली 2 फ्यूज बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको किट कैट फ्यूज के बारे में, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इसका काम क्या होता है और कितने एम्पियर तक इसको बनाए जाते हैं। तो बेसिकली इंटरव्यू में यही क्वेश्चन किया जाता है कि ये किस चीज़ का बना होता है और कितने एम्पियर तक के इसको बनाए जाते हैं और इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों मैं बेसिकली आपको बहुत ही अच्छे इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इंटरव्यू में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे सिंपली आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जो आपके फ्यूज़ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, यानी जो आपके फ्यूज़ हैं वो टाइप ऑफ फ्यूज़, यानी फ्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको सिंपली से आंसर करना है कि जो हमारे फ्यूज़ होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। और 4 टाइप कौन कौन से होते हैं तो दोस्तों इसके बारे में मैं ऑलरेडी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो पर। दोस्तों सबसे पहले हम आज जो कि हमारा किट कैट फ्यूज है उसके बारे में देख लेते हैं और जो हमारा राउंड टाइप फ्यूज है उसके बारे में आज जान लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा किट कैट फ्यूज है उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों उससे पहले आपको फ्यूज के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। फ्यूज के जो पार्ट्स नेम है कि क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, वो पूछते हैं कि जो फ्यूज है उसके पार्ट्स कितने होते हैं और उनके नाम बता सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल क्या होता है, जो हमारा फ्यूज होता है तो फ्यूज की जो नीचे वाली जो बॉटम लाइन आपको दिख रही है, पूरी बॉडी दिख रही है, इसको क्या बोला जाता है और इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हमेशा बेस, ये हमारा फ्यूज का बेस होता है। और ये जो होता है ये इधर वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं फ्यूज कैरियर, ठीक है। तो फ्यूज कैरियर बोलते हैं इसको दोस्तों। और ये क्या है, हमारे 2 टर्मिनल होते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो दोस्तों ये 3 बेसिकली पार्ट्स होते हैं फ्यूज के अंदर। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों एंड तक बने रहें। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं जो दोस्तों ये जो आपको मैंने फ्यूज़ दिखाया है तो ये कौन सा फ्यूज़ है। दोस्तों ये हम बेसिकली घरों में ही यूज करते हैं और इसका नाम है किट कैट फ्यूज़।
हाँ दोस्तों, इसको किट कैट फ्यूज़ बोलते हैं, जो हमारे घरों में यूज़ होता है। दोस्तों ये चॉकलेट नहीं है। दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। दोस्तों ये सबसे अधिक प्रचलित प्रकार का जो है फ्यूज है। इसमें दो भाग होते हैं, एक तो बेस होता है, ये बेस यानी बेस बोल सकते हैं, और एक होता है फ्यूज कैरियर होता है। और इसका जो बेस होता है ये किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, ये आपको बहुत ही ज़रूरी याद करना। ये बना होता है दोस्तों पोर्सिलिन का। दोस्तों ये नोट डाउन कर सकते हैं, ये पोर्सिलिन का इसका जो बेस होता है वो पोर्सिलिन का बना होता है। और इसे क्या होता है, फेज लाइन की सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो फ्यूज है वो कहाँ पे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमेशा लाइन के सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है। ये आपको बेसिकली बात ध्यान रखनी है। और दोस्तों इसका जो टॉप होता है, टॉप ये क्या होता है, पोर्सिलिन अथवा बेकेलाइट का बना होता है, और इसमें फ्यूज तार कसा जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल आपको दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे दो टर्मिनल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे दो टर्मिनल हैं। इसी में क्या है, वायर को कसा जाता है, यानी एक वायर लेके यहाँ पे ऐसे वायर कस दिया जाता है। तो ये हमारा जो फ्यूज है इसका जो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये फ्यूज जो है 5 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको एम्पियर की वैल्यू जो है वो याद रखनी है। 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर तक बनाए जाते हैं। दोस्तों जब भी हम फ्यूज़ यूज करते हैं तो इसमें टर्मिनल में एक हम वायर लगाते हैं। वायर क्या है, हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, यानी निम्न गलनांक का होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक जानकारी है। दोस्तों ये जो हम यूज करते हैं वायर, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है, हमेशा किया जाता है कि जो हम यूज करते हैं वायर जो फ्यूज में अंदर टर्मिनल में जो कनेक्ट किया जाता है ये किस चीज़ का होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। तो इसकी वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके अंदर कौन सी वायर आपको यूज करनी है वो भी आपके लिए बताऊंगा। तो ये याद रखना है आपको कि फ्यूज के अंदर जो है लो मेल्टिंग पॉइंट का यानी निम्न गलनांक वाला वायर यूज करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जो हम ये वायर यूज करते हैं वो किस टाइप का यूज करते हैं और कौन सा वायर इसमें यूज करते हैं। तो फ्यूज तार के रूप में जो है दोस्तों टीन लेड, यानी टीन लेड का मतलब मिश्र धातु, यानी टीन लेड तार या एल्युमिनियम का वायर या टीन अलेपित तांबे का तार हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आपको हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और आप कुछ लर्न करना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, और हमेशा ये वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुँच जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नए फ्यूज के साथ। दोस्तों इस बार मैंने आपको किटकैट फ्यूज के बारे में पूरी जानकारी दी है, आई होप, और ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइम जो है हम लेके आएंगे HRC फ्यूज क्या होता है, और 4 टाइप के जो फ्यूज होते हैं उनकी जानकारी मैं दूंगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।